आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर एक नई जंग छिड़ी हुई है और इस जंग का नाम है पोस्टर वॉर। पहले जहां बयानबाजियों से एक दूसरे पर सियासी हमलावर यानी कि सियासी तीर छोड़ते हुए नजर आ रहे थे, और इस बीच अब पोस्टर से एक दूसरे पर हमलों की बौछार की जा रही है। वह अब सपा के नए पोस्टर से तहलका मचा दिया है। और देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उपचुनाव का शोर, नारों पर जोर, दावों की भरमार, मैदान सच कर तैयार। भले ही यूपी में महज 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन सियासतदानों की छटपटाहट से ऐसा लग रहा है कि मानो ये चुनाव प्रदेश का भविष्य तय करने वाला चुनाव हो। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा भाजपा के अलावा बसपा भी जोर लगाती दिखाई दे रही है। चुनाव हो और एक दूसरे पर वैल न कसे जाएं, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन उस चुनाव में बयानबाजी से ज्यादा पोस्टरबाजी दिखाई दे रही है। भाजपा का एक पोस्टर तो सपा के 2-2 पोस्टर, मानो पोस्टरवार से ही नेता इस सियासी जंग को फतह करना चाह रहे हों। बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे का हरियाणा में भाजपा ने सफल प्रयोग किया है। उसके बाद से लगातार यूपी में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव में पोस्टर वार शुरू हो गया है। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाए जा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, वहीं पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। लगातार हो रही पोस्टरबाजी से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में होने वाली 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का जो जोश है वो हाई होता नजर आ रहा है। जहां पहले बयानबाजी होती थी तो वहीं अब पोस्टरबाजी शुरू होती साफ तौर पर दिखाई दे जा रही है। हर पार्टी अपना एक पोस्टर लॉन्च करती है, पार्टी दूसरे विपक्ष का जवाब देती हुई नजर आती है। साफ तौर पर यह पोस्टर पहले भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने, फिर उसके बाद निषाद पार्टी ने भी। हालांकि निषाद पार्टी को भी इस विधानसभा में होने वाले उपचुनाव पर एक भी सीट नहीं दी गई है, लेकिन पोस्टरबाजी जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में 27 से पहले उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव के लिए होना है उसमें कहीं ना कहीं गर्मजोशी देखी जा रही है। सपा कार्यालय के बाहर लगे इस नए पोस्टर पर सियासत होना तय है। सपा हमला बोले और भाजपा जवाब ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है? समाजवादी पार्टी रोज नए नारे, नए होर्डिंग, नए बैनर के साथ मैदान में सामने आ रही है। कंफ्यूज हो गई है, तय नहीं कर पा रही है कि नारा क्या रखे। समाजवादी पार्टी इतनी बौखला गई है कि कैसे जाति मजहब के समीकरणों को साधे, कैसे सबको साथ लेकर के चल सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है, लेकिन ये कुछ का साथ और अपनों का विकास जो इनकी थ्योरी थी, ये अब तक एमवाई का समीकरण गढ़ने वाले जो पीडीए का समीकरण गढ़ रहे थे, आज इनका पीडीए का नारा डिरेल हो गया है। और इसीलिए रोज नए नए नारे खोज रहे हैं, नए नए पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन नारों और पोस्टर से भी उनकी चुनावी नैया पार नहीं होने वाली। ये उपचुनाव सभी के सभी सीटों पर बुरी तरह से हारने वाले हैं। दोनों ही पार्टी के बीच इस उपचुनाव में सीधी जंग देखने को मिलेगी। जो भी इस चुनाव में लीड लेगा वो 2027 की सत्ता का सबसे प्रबल दावेदार माना जाएगा। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाते देखी जा रही हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि इस पोस्टरबाजी से फायदा किस पार्टी को होगा, क्योंकि पोस्टर पर स्लोगन लगाने में मेहनत दोनों पार्टियों की तरफ से की जा रही है, लेकिन किसकी मेहनत रंग लाती है इसका पता 23 नवंबर को लगेगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों में बदलाव हो गया है। आपको बता दें कि पहले सभी 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना था, तो वहीं अब तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक अब सभी 9 सीटों पर 13 के बजाय 20 नवंबर को मतदान होगा। वह रिजल्ट 30 नवंबर को आएंगे और चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों और कुछ सामाजिक संगठनों से कुछ विधानसभा क्षेत्रों में 13 नवंबर 2024 को होने वाले उपचुनाव की तारीख बदलने की मांग की गई है।
इन दलों और संगठनों ने इस दिन होने वाले बड़े सामाजिक, सांस्कृतिक और इसके साथ साथ धार्मिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए तारीख की बदलाव की मांग की गई है, जिसे चुनाव आयोग ने स्वीकार कर मतदान की तारीखों में बदलाव कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने जो फैसला लिया है डेट बढ़ाने का चुनाव का, उसके विषय में क्या आपका क्या? देखिए, आज मैं निर्वाचन आयोग भारत का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा के उपचुनाव है उसके लिए मैंने निर्वाचन आयोग भारत सरकार से निवेदन किया था कि जो 13 नवंबर निर्वाचन की नियत है उसको परिवर्तन करके बढ़ाया जाए। चूँकि वर्तमान में कार्तिक गंगा स्नान है, जिसके कारण से हिंदू धर्म के अंदर बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा पर्व है, लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं और जिसके कारण से जो धार्मिक लोग हैं वे 3 दिन 4 दिन पहले ही ब्रज घाट पे, शुक तीर्थ में या अन्य गंगा स्थान पर चले जाते हैं। तो निवेदन मेरा था कि इसको बढ़ाया जाए और बढ़ा करके समय दिया जाए धार्मिक लोगों को। मैं निर्वाचन आयोग का धन्यवाद करता हूँ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था कि उन्होंने इसकी डेट बढ़ा करके 20 तारीख कर दी है, जिसके कारण से मतदान भी अधिक होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी भारी मतों से जीत करके आएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, जिस प्रकार से यूपी उपचुनाव की तारीखों के बाद लगातार फेरबदल का माहौल देखने को मिल रहा है, उस बीच अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने, उन्होंने कहा कि जिसने जंग टाली है उसने जंग हारी है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि इस मुद्दे पर लगातार अखिलेश यादव हमलावर नजर आ रहे हैं। जहां आपको बता दें कि 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की आहट के साथ साथ लगातार सियासी गतिविधियां तेज हो चुकी है। उपचुनाव की तारीख में बदलाव पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। जो यहाँ जिससे पहले मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जब चुनाव नहीं होने का ऐलान किया था, तब भी अखिलेश यादव ऐसे तंज कसते हुए नजर आए, जिसने जंग टाली है पर मानो उसने पहले ही हार मानी है, इस तरह का तंज कसते हुए नजर आए थे। तो अब एक बार फिर से अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि टालेंगे तो भी हारेंगे, जो यहाँ तो और बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी ना थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महा बेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं, वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और चुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनाव को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले वापस चले जाए। ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए ये तंज कसा है योगी सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी सरकार पर। लेकिन ये वॉर यही रुकने वाली नहीं है। जब बटेंगे तो कटेंगे से ये सियासत शुरू हुई थी और उसके बाद लगातार पोस्टर वॉर एक के बाद एक देखने को मिले, लेकिन असल मुद्दे पर कौन जनता मुहर लगाएगी, कौन सी जनता किसके पोस्टर वॉर को अपना मुद्दा बनाती है, वो देखना काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हुए नजर आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी गतिविधियां लगातार हर खेमे में बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बसपा की एंट्री ने एक बार फिर से यूपी का माहौल टाइट कर दिया है, जहां मायावती ने भी अपनी तरफ से पोस्टर वॉर चल दिया है। तो जिसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ की सियासी पारा हाई होता हुआ नजर आया। मायावती ने कहा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस वादा खिलाफी करेगी, जहां आपको बता दें कि लगातार हमलावर नजर आई। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया मायावती की ओर से और जिसके बाद एक के बाद एक सियासी तीर छोड़ती हुई नजर आई मायावती। जिस प्रकार से यूपी में पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं जिससे यूपी का सियासी पारा हाई होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है, जहां त्योहारों के मद्देनजर ये फैसला चुनाव आयोग की ओर से लिया गया है और जिसके बाद भी सियासत जोरों से यूपी की
देखने को मिल रही है। जहां आपको बता दें कि तारीखों को फिलहाल के लिए टाल दिया गया और जिसके बाद एक बार फिर से यूपी की सियासत चरम पर है। तो वहीं आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर योगी आदित्यनाथ, सभी उस मुद्दे पर अपने अपने बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने फैसला लिया है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर नजर आ रहा है। वही हमारे साथ चर्चा के लिए विकास भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो यश जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले विकास जी आपके पास ही आऊंगी। जिस प्रकार से आपने जो पूरी सड़क बिछा दी, जो आपने पिच बैठाई और उस पर बैटिंग पूरा विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम है बातें करना। जनता के बीच जो जा नहीं सकते वो बातें करके अपना काम चलाना चाहते, लेकिन जनता उनकी हकीकत से वाकिफ हो चुकी है। आरती जी, पूरा देश जानता है और पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि विपक्ष को जब भी मौका मिला जनता के हितों को ध्यान में रख के काम करने का, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का, विपक्ष पूर्णतः नाकामयाब साबित हुआ। उल्टा विपक्ष ने इस समाज को बांटने की कोशिश की। ये किसी से छुपा नहीं है। चाहे इनकाउंटरों में अपराधियों की जांच खोजने की बात हो और चाहे तमाम तरीके के ऐसे विषय हो, चाहे पीडीए की बात हो, तो तमाम, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, समाज को तोड़ करके अपने सत्ता तक की राह हासिल करने की जो विपक्ष नाकामयाब कोशिश कर रहा है, इसको जनता बहुत अच्छे से जान। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि तोड़ने और जोड़ने की राजनीति तो आप कर रहे हैं। कौन बटेगा, कौन कटेगा? देखिए, जो ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, वो कभी ये क्यों नहीं कहते हैं कि पहले धार्मिक जनगणना होनी चाहिए? जरा पूछिए ये सवाल है या नहीं है। जरा पूछिए उनसे कि वो एक बार भी अपने मुंह से क्यों नहीं कहते कि इस देश में सबसे पहले धार्मिक जनगणना होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब आप बांटने की बात करोगे तो हम आगाह करेंगे, क्योंकि बांटने की बात इससे पहले चाहे मुगलों ने की हो और चाहे अंग्रेजों ने की हो, उस पद्धति को आज उसका अनुसरण आज ये इंडी गठबंधन और विपक्ष के नेता कर रहे हैं। ठीक है, यश जी भी हमारे साथ जुड़े। यश जी, जिस प्रकार से आप लोग उसी नारे पे उलझते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो तो अपने विकास के दावे वादों को और भारत को अखंड बनाने की बात कह रहे हैं, जैसे कि अभी विकास जी कहते हुए नजर आ रहे हैं। विकास जी के साथ तो समस्या ये है कि किसी को अपना नाम विकास बताते होंगे तो शर्मिंदा हो जाते होंगे, क्योंकि विकास बताने के लिए कुछ नहीं बचाया उनको। और दूसरी बातें ये जो है, ये अनर्गल बातें तो ये लेके आते हैं। भाई, हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। हमने पीडीए जुड़ेगा, पीडीए जीतेगा। जो भी समाज की मुख्य धारा से छूट गया है, अगर हम उसको मुख्य धारा से जोड़ने की बात कर रहे हैं, उसको एकत्रित करने की बात कर रहे हैं, तो उससे तकलीफ वाली बात क्या है? जो भी पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, आदि आबादी है, अगरों में भी जो शोषित वंचित हैं, तो सबको लेने की बात कर रहे हैं। इनको तकलीफ ये है कि इनके नारे केवल नारे तक रह जाते हैं। जैसे कि अमित शाह कहते हैं चुनाव के बाद के जुमले हो जाते हैं, तो ये जुमलेबाज लोग हैं। इनके नारों का धरातल पे कुछ भी नहीं है। जनता जब विश्वास करती है उनके ऊपर, सत्ता में बैठाती है, तो जनता को डिलीवर नहीं कर पाते हैं। और हम जनता को डिलीवर करने का काम करते हैं, ये बात वो बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए जनता को भयभीत करके रखना चाहते हैं, कहीं मुसलमान के नाम पे, कहीं पाकिस्तान के नाम पे, कहीं बांग्लादेश के नाम पे, कहीं किसी और के नाम पे, लेकिन विकास के नाम पे उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। हम जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि आजाद भारत में राजनीति में इतना घटिया निम्न स्तर का नारा या स्लोगन किसी पार्टी ने अगर दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने तारीखों को शेड्यूल किया है, उसकी मांग तो आपके साथी भी कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के, कि त्योहारों के मद्देनजर चुनाव को आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन इस पर भी आप लोग सियासत कर रहे हैं। जब मांग कर रहे थे वो कब कर रहे थे?
जब मानी नहीं बात, जब डिक्लेयर कर दी, जब घोषित हो गई तो भयभीत क्यों? और त्योहार तो पूरे देश भर में एक साथ है ना, तो फिर चुनिंदा जगह क्यों? ये सिलेक्टिव राजनीति की बात जब आती है तो प्रश्न चलने लगता है। इन्होंने तो निष्पक्ष संस्थाओं को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है ना, और जब ये इनके साथ खड़े होते हैं, भाई इस सवाल पे तो ये भी खड़े हों कि अगर चुनाव टालना ही है, 13 से 20 तारीख करनी है, तो उन सभी जगह होना चाहिए। त्योहार तो सभी जगह था, और ये तो सनातनी धर्म का त्योहार था, और ये तो सनातनी धर्म के ठेकेदार बनते हैं, तो ठेकेदारी कहाँ गई इनकी? तो ये तो सवाल है कि ये केवल दिखावे के लिए, सत्ता में आने के लिए, जनता को तोड़ने के लिए जो मुख्य धारा में आना चाहते हैं, उनको वंचित रखना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने विकास जी, ठीक है लौटूंगी, ठीक है, जैसा इन्होंने अयोध्या में किया कि चुने हुए जनप्रतिनिधि को, अयोध्या फैजाबाद सांसद को बड़े कार्यक्रम में नहीं बुलाया, क्योंकि वो प्रभु राम के आशीर्वाद से बने हैं, जनता के आशीर्वाद से बने, लोकतंत्र संविधान की ताकत से बने हैं। ठीक है विकास जी, अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर आपकी सरकार को घेर लिया है कि जिस प्रकार से लगातार आप जंग टाल रहे हैं, वो आपके लिए और भी अधिक बुरी हार होने वाली है। देखिए, जंग किसने टाल ली है, किसने नहीं टाल ली है, ये बात उनसे पूछिए कि चुनाव आयोग ने महज 7 दिन ही तो डेट आगे बढ़े ही है। ऐसा थोड़े ना है कि 2024 के उपचुनाव को शिफ्ट करके 2025 में ले गए हो, ऐसा तो नहीं है ना आरती जी। और फिर इतना पेट में दर्द क्यों कि जब आपके सहयोगी, आपके इंडी गठबंधन के नेता ही इस मांग को आगे कर रहे थे? बिल्कुल। क्यों आपके पेट में ये दर्द हो रहा था? मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के नेता भी ये जानते हैं, और समाजवादी पार्टी के लोग भी ये जानते हैं, भले ही डिबेट में बैठ के हमारे साथी स्वीकार करें ना करें, ये उपचुनाव उनके लिए बड़ा कठिन चुनाव है। और मुझे लगता है कि इसी से उनके झूठे दावों की और झूठी नारों की पोल खुल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो एक सीटें छोड़ दीजिए तो मुझे लगता है सारी सीटों पर सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि आपको और हमको भी ये बात पता है बहुत अच्छे से आरती जी कि 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को ऑफर की थी इन्होंने, और वो दोनों सीटों पे कांग्रेस पार्टी ने लड़ने से मना कर दिया। क्यों लड़ने से मना कर दिया, ये मेरे साथी बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्हें पता है कि वो सीटें हारी हुई सीटें थी, उन सीटों को वापस अब सपा के पाले में डाल दिया है कांग्रेस ने। ये अब इनके स्ट्राइक रेट को 0 कर देगा, 0। शायद यही कारण है कि कोई वजह और कोई कारण नहीं है बेवजह की चुनाव आयोग की इस घोषणा पर राजनीति कर रही है समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को निश्चित तौर पर मुझे लगता है हार दिखने लगी है। ठीक है, छोटा सी कमेंट। यस जी। यस जी। हार और जीत पे इतना इंकार है इनको। लगातार जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उपचुनाव का पूरा ग्राफ कीजिए ना, तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो लोकसभा सीट छोड़ी वो हारी भारतीय जनता पार्टी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जो सीट छोड़ी वो हारी भारतीय जनता पार्टी, हिंदू मुसलमान के नाम पे जो भेदभाव मिटाने के लिए किराना मॉडल तैयार करने की कोशिश करी वो 2 सीट हारी भारतीय जनता पार्टी। उपचुनाव जितने विधानसभा में हुए हैं लगातार आप देखिए, सर्वाधिक चुनाव अगर कोई हारा है तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, यानी जनता लगातार इनके निर्णयों को नकार रही है, अस्वीकार कर रही है। ये चुनाव के समय झूठे वादे लेकर के आ जाते हैं, गुमराह करते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं जनता फिर विश्वास करती है, और ये फिर जनता के साथ विश्वासघात करते हैं। और लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने इनके जो विश्वासघात है उसका परिणाम दिया। समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव के अंतर्गत नंबर 1 की पार्टी उत्तर प्रदेश में बनाया, इनको नंबर 2 की पार्टी रखी। जो 400 पार की बात करते थे वो आधे से भी कम रह गए उत्तर प्रदेश के अंदर, और विधानसभा में भी इस चुनाव में जनता इंतजार कर रही है कि इन विश्वासघातियों ने जो विश्वास के साथ किया है वो इनको परिणाम दे। और ये अभी भी विकास की कोई बात नहीं कर रही है, अनर्गल बातें कर रही है। गिना देते अपने विकास कि हमने बिजली आपूर्ति के लिए कितना नए प्लांट लगा दिए, हमने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या कर दिया, जो उप मुख्यमंत्री लगातार छापे मार रहे हैं, हमने JPNIC कब कंप्लीट करके देंगे ये बता देते, लखनऊ का कैंसर हॉस्पिटल कब कंप्लीट करके देंगे ये बताएं ना। लेकिन गुमराह और झूठ परोसने के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए गुमराह करेंगे और झूठ परोसेंगे। विकास जी, ये झूठे दावे वादे तक कब तक करते रहेंगे? कब आप विकास, रोजगार, इस पर बात करेंगे? मर्सिडीज बेंच से निकलिए और महलों जैसे घर से निकल करके, परिवारवाद की 4 दीवारियों से निकल करके जरा बाहर निकल के देखेंगे अगर, तो दिखेगा इन्हें। लेकिन अफसोस है
कि चाटुकारों और परिवारवाद से घिरी हुई पार्टी के लोग कभी उससे बाहर निकल के देखते नहीं है। जिस उत्तर प्रदेश की पहचान माफियावाद और दंगावाद से होती थी, उस उत्तर प्रदेश को आज उससे मुक्ति मिली है। ये बात मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आपकी पार्टी ही मुझे लगता है विशुद्ध रूप से इन सबसे पालित और पोषित पार्टी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शायद इसीलिए आपको उनका राज नहीं आता है, इसीलिए आप अपने महलों जैसे घर से निकल करके बाहर नहीं निकलना चाहते। निकलिए, थोड़ा निकलेंगे तो पता लगेगा आपको कि राजनीति में वास्तव में हो क्या रहा है और जनता को क्या लाभ हुआ है। इन लोगों से चर्चा करने से पहले आप तमाम तरीके की बातें कर रहे थे कि हम हार गए। अरे भाई, हार तो आप बदायूं भी गए, हार तो आप आजमगढ़ भी गए थे, हार तो आप कन्नौज भी गए थे। तो तमाम ऐसी सीटें स्वयं इनके युवराज राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हार गए। तो तमाम ऐसी चीजें रही हैं जिन्हें मुझे लगता है कि उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हार और जीत अलग विषय होती है, लेकिन राजनीति सकारात्मक आप करिए, यही मेरा आग्रह है आपसे। लेकिन यस जी, मुख्यमंत्री का बयान कनाडा तक सुनने को मिल रहा है, वहां पर बटोगे तो कटोगे नारे सुनने को मिल रहे हैं। नहीं, तो ये बांटने और काटने की राजनीति कर रहे हैं, तो जो बांटने और काटना पसंद करते होंगे वो उनको समर्थन देंगे, जो गोडसे को पसंद करते होंगे वो समर्थन देंगे। गोडसे का जयंती और पुण्यतिथि जो लोग बनाते हैं वो पसंद करेंगे। जो महात्मा गांधी को पसंद करते हैं वो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि और जयंती बनाते हैं। जो गोडसे और सावरकर को मानेंगे वो देश के टुकड़े करेंगे, वो देश को बांटेंगे, आपस में बांटेंगे, आपस में काटेंगे, वही उनकी राजनीति का सलूक है। मैंने विकास की योजनाओं की बात करी, दावे किए, मैं तो प्रमाणिक तौर पर बात कर रहा हूँ कि कितनी बिजली यूनिट बनाई उन्होंने। स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, मुख्यमंत्री लगातार छापे मार रहे हैं। जेपीएनआईसी कब कंप्लीट होगा, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए। इन्होंने जवाब कर दिया परिवारवाद। अरे एनडीए में जो परिवारवाद है, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने हैं, अनुप्रिया पटेल जी को निकालिए ना एनडीए से। क्यों उसमें साथ में परिवारवाद है? निषाद साहब को निकालिए, ओपी राजभर को निकालिए। क्यों ये परिवारवाद की पार्टी को साथ में रखे जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार से ही बनता है? आप विरोधी हो ना, स्वर विरोध के रखो ना। एक तरफ साथ रखते हो और राजनीति के लिए बदनाम करते हो परिवारवाद। अगर ये बयान आपको इतना ही नहीं खराब लग रहा है तो आप लोग उसी बयान में क्यों उलझे हुए नजर आ रहे हैं? ये नहीं समझ में आ रहा है। बटेंगे तो कटेंगे कि काट निकालते हुए लिखिए ना। बेरोजगारी इतनी उत्तर प्रदेश में, जंगल राज इतना है, वो ग्राफ लाइए ना। क्यों उसी बयान को आप लोग लिए पकड़े हुए बैठे हैं? हम इनके बयान को नहीं पकड़े हैं। नकारात्मक राजनीति हम तो सकारात्मक, हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं ना। इनसे तुलना ही नहीं। हम तो पीडीए के साथ शुरू से काम कर रहे हैं और पीडीए ने हमको विश्वास दिखाया है। हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। पीडीए जोड़ेगा, पीडीए जीतेगा। हम सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। जो भी शोषित वंचित है उसके हक अधिकार की बात कर रहे हैं। नौकरी में जाति जनगणना होनी चाहिए, हक अधिकार मिलना चाहिए। जो जिनको नहीं मिला है, जो हक अधिकार खा रहे हैं, आखिर जाति जनगणना से निकल के आएगा ना कौन किसकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है। ये तो हर आदमी को वंचित रखना चाहते हैं। नोटबंदी से उन्होंने पूरे देश को परेशान किया। कौन सी उपलब्धि पाई नोटबंदी से? ठीक है विकास जी, लास्ट कमेंट। ठीक है विकास जी, लास्ट कमेंट। देखिए आरती जी, पूरी डिबेट निकलती जा रही है। मेरा एक सवाल छूट गया, क्या जातिगत जनगणना से पहले धार्मिक जनगणना की मांग करेंगे हमारे साथी? ये बांटने की साजिश नहीं है, और अगर ये साजिश है तो 80% को बटने नहीं देगी, ये लिख करके रख लीजिए आप। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं अभी आपको बता दें कि लगातार इस मुद्दे पर सियासत देखने को मिल रही है। तो वहीं चुनाव आयोग ने तारीखों को शेड्यूल किया, जिसको लेकर अभी समाजवादी पार्टी सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर है।